Hello everyone, I am Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है वैदरिंग, अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? सबसे पहले अपक्षय को हम साधारण शब्दों में ये देखें कि अपक्षय जो होता है इसके अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की जो क्रिया है और उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की जो क्रिया है उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें चट्टान का जो चूर्ण है उसके परिवहन को सम्मिलित नहीं किया जाता है, अर्थात कि जो चट्टानें टूटती फूटती हैं उनका जो चूर्ण है वो वहीं पे ही रहता है, उसका परिवहन जो है वो नहीं होता है। वायु या हिमानी जल सागरीय लहरों द्वारा उनका जो परिवहन है वो नहीं होता है। जबकि जो अपरदन है, अपरदन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के कणों के परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं उनके द्वारा कटाव की क्रिया को जो है वो सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करें, एक प्रोसेस होती है अनाच्छादन, डेनुडेशन। इस क्रिया के अंदर अपक्षय और अपरदन दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम डेनुडेशन की बात करें तो इसमें वैदरिंग और इरोजन दोनों ही जो प्रोसेस हैं वो आती हैं। अब अपरदन और जो इरोजन है, अपरदन और अपक्षय जो है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस यही है कि अपक्षय जो है वो एक केवल स्थैतिक क्रिया है जो अपने स्थान पर ही होती है, जबकि जो अपरदन है वो गतिशील क्रिया होती है और जो अनाच्छादन है स्थैतिक और गतिशील दोनों क्रियाओं का योग है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि द्वारा टूटने अथवा रासायनिक वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब अपक्षय को हम अपक्षय के अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो है वो इसके अंदर तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, जीवों द्वारा चट्टानों का विघटन, ये जो है सम्मिलित होते हैं। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। इसके अंतर्गत जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जीवों द्वारा चट्टानों के वियोजन जो है इसको शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में। सबसे पहले इसको जो नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनमें सबसे पहला है चट्टान का संगठन तथा संरचना। दूसरा है स्थल के ढाल का स्वभाव कैसा है, जलवायु में विभिन्नता और वनस्पति का प्रभाव। ये चार कारक हैं जो अपक्षय को नियंत्रित करते हैं। अब सबसे पहले जो कारक है उसकी बात करते हैं हम, चट्टान का संगठन तथा संरचना। चूंकि अपक्षय का प्रमुख रूप चट्टान में विघटन तथा वियोजन है, अतः स्पष्ट है कि कमजोर तथा असंगठित चट्टानों की ये क्रियाएं आसानी से घटित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए रंध्रपूर्ण तथा घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों, घुलनशील जो चट्टान है उसमें चूना पत्थर और डोलोमाइट वाली शैलें आती हैं, में रासायनिक अपक्षय शीघ्रता से संपन्न होता है। चट्टानों की परत की स्थिति का जो प्रभाव है अपक्षय की सक्रियता पर पड़ता है। जैसे जिन चट्टानों में इन परतों की स्थिति लंबवत या ऊर्ध्वाधर रूप में होती है उनमें तापीय भिन्नता, तुषारपात, जल, हवा का प्रभाव शीघ्र होने लगता है तथा जैसे चट्टान ढीली पड़ती है, लंबवत स्तर के कारण उनकी टूटन तथा गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। जबकि इसके विपरीत यदि चट्टानों के स्तर क्षैतिज रूप में मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल वे फॉर्म में मिलते हैं, तो उनमें संगठन जो है वो अधिक होता है। ठीक है, तो मतलब अगर चट्टानें वर्टिकल होंगी तो उनका अपक्षय जो है वो अधिक होता है, और यदि चट्टानें जो है वो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रूप में है, तो उनका मतलब अपक्षय जो है वो उसके बजाय कम होगा।
इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो उनका संगठन अधिक होता है तथा उनका विघटन एवं वियोजन जो है आसानी से जो है शीघ्र नहीं हो पाता है। चट्टानों की संधियों का यांत्रिक अपक्षय पर अधिक प्रभाव होता है। अधिक संधियों वाली चट्टानों में, जिनमें जो संधियां अधिक होती हैं, उन चट्टानों में शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में तुषार के कारण, फ्रॉस्ट के कारण विस्तार तथा संकुचन होता रहता है, जिस कारण विघटन शीघ्रता से प्रारंभ हो जाता है। जैसे जब दिन होगा तो चट्टानें जो है वो थोड़ी सी फैल जाएंगी, और जब रात होगी तो बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इस तरह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण चट्टानों के जो कण हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, और जिससे इसमें विघटन जो है वो हो सकता है। इसी प्रकार उष्ण भागों में तापीय अंतर के कारण इन संधियुक्त चट्टानों में फैलाव तथा संकुचन अधिक होने से विघटन होता रहता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं दूसरे कारक के बारे में, जो कि है स्थल के ढाल का स्वभाव। अब इसमें ये हमें समझ लेना ज़रूरी है कि किस प्रकार के ढाल पर अपक्षय जो है वो अधिक होता है और किस प्रकार के ढाल पर कम होता है। ढाल यांत्रिक अपक्षय तथा मुख्य रूप से अपक्षय से उत्पन्न चट्टान जो चूर्ण है को सरकने का सर्वाधिक नियंत्रित करता है। कि जो भी जिस भी तरह का ढाल होता है उसके ऊपर चट्टान का जो चूर्ण है वो किस तरह से सरकता है, वो ढाल ही निर्धारित करता है। यदि किसी स्थान में चट्टानी भागों का ढाल खड़ा है तो यांत्रिक अपक्षय के कारण जरा भी विघटन होने से, चट्टानों में ढीलापन आने से चट्टानों का शीघ्र टूटकर नीचे सरकना प्रारंभ हो जाता है। ये किसमें होता है? खड़ी ढाल में। और यदि अपक्षय से उत्पन्न सामग्री का शीघ्र स्थानांतरण होता है तो अपक्षय की गति और अधिक प्रबल हो जाती है। मतलब जैसे अगर चट्टानों का टूटना फूटना हो रहा है और उसके जो पदार्थ हैं वो वहाँ से हट हट के नीचे गिर रहे हैं या उनका स्थानांतरण हो रहा है, तो जो हमारे अपक्षय की क्रिया है वो और अधिक तेज हो जाती है। जबकि जो सामान्य ढाल वाले जो भाग होते हैं वहाँ पर अपक्षय जो है वो तीव्र रूप से नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि सामान्य ढाल होने के कारण उत्पन्न सामग्री का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, और जो दूसरा कारण है वो यह है कि कम ढाल होने से चट्टानों का संगठन शीघ्रता से कमजोर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा कारक। अब बात करते हैं जलवायु में विभिन्नता की, कि जलवायु में जो विभिन्नता होती है उससे कैसे अपक्षय प्रभावित होता है। यह कारक दो रूपों में प्रभाव डालता है। एक तो यह है कि भूपटल के विभिन्न भागों में जलवायु की विभिन्नता के कारण अपक्षय में विभिन्नता तथा उसकी सक्रियता में जो है पर्याप्त अंतर मिलता है, कि जहाँ पर जलवायु में विभिन्नता होगी वहाँ पे अपक्षय होने की जो क्रिया है उसमें भी विभिन्नता जो है वो देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर यदि हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। जाहिर सी बात है कि जल ज़्यादा होगा तो रासायनिक अपक्षय जो है वो अधिक होगा। इन स्थानों में आर्द्रता और ताप की अधिकता के कारण सभी प्रकार के लवण अपक्षालन कार्य, मतलब लिंचिंग एक्शन, एक्शन के कारण घुलकर बहने की क्रिया को जो है सब ये कि लिंचिंग क्या होती है, इसमें क्या है कि अपक्षालन, जो घुलकर बहने की क्रिया को लिंचिंग या अपक्षालन कहते हैं। और यहाँ पर घोलक कार्य जो है वो अधिक सक्रिय होता है, जिस कारण धरातलीय भागों में रासायनिक अपक्षय द्वारा अपक्षालन तथा घोलन अधिक होता है। यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय नगण्य होता है। इसके विपरीत उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाले भाग अर्थात उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भागों में यांत्रिक अपक्षय जो है वो अधिक होता है। तो हमें ये याद रखना है कि जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र है वहाँ पर तो रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, और उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ पर यांत्रिक अपक्षय जो है वो अधिक होता है, क्योंकि चट्टानी भागों में दिन के समय ताप तथा रात्रि के समय कम ताप के कारण फैलाव
और संकुचन होते रहने से विघटन जो है आसान हो जाता है। शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में भी रासायनिक अपक्षय की तुलना में यांत्रिक अपक्षय जो है वो अधिक होता है, क्योंकि चट्टानों के फटन तथा दरारों एवं संधियों में दिन का समाविष्ट जल रात में जमकर ठोस हो जाता है तथा दिन में पुनः पिघलकर तरल हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण जो चट्टानें हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और विघटन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। शीत जलवायु वाले भागों में सभी प्रकार के अपक्षय प्राय नगण्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रिया जो है वो इतनी एक्टिव नहीं होती है। यदि धरातल पूर्ण रूप से जमकर बर्फ से आच्छादित हो जाता है तो यांत्रिक एवं रासायनिक सभी प्रकार के अपक्षय जो है वो क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। और यह क्रिया तभी सक्रिय हो पाती है जब बर्फ जो है वो वहां पर से पिघल जाती है। इतना ही नहीं, एक ही स्थान पर जलवायु की वार्षिक विभिन्नता का भी प्रभाव अधिक होता है। उदाहरण के लिए मॉनसूनी गर्म प्रदेशों में वर्षा काल में अधिक नमी और ताप के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, परंतु शुष्क ग्रीष्म काल में जो है वो यांत्रिक अपक्षय अधिक सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जलवायु में विभिन्नता का प्रभाव। इसके बाद में वनस्पति का प्रभाव देखते हैं। किसी भी स्थान विशेष में वनस्पतियों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का अपक्षय के स्वभाव पर प्रभाव होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वनस्पतियाँ आंशिक रूप से अपक्षय के कारक भी हैं तथा आंशिक रूप से उनके अवरोधक भी हैं। वनस्पतियाँ अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों को जकड़े रहती हैं, जिससे चट्टान का संगठन और अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार वनस्पतियों के आवरण से सूर्य ताप आदि का प्रभाव आवरण के नीचे वाली चट्टान पर नहीं हो पाता है। इस प्रकार जिन भागों में वनस्पतियों की स्थिति होती है वहाँ पर अपक्षय सीमित होता है, परंतु इनके अभाव में स्थिति जो है वो पूरी अपोजिट हो जाती है। अपक्षय जो है वो अधिक होगा अगर वनस्पति नहीं होगी तो। इस प्रकार वनस्पतियों की जड़ों के कई प्रकार के जो हैं कीड़े मकोड़े होते हैं जो चट्टानों में विघटन भी लाते रहते हैं तथा वृक्षों की जड़ों के चट्टानों में प्रवेश के कारण इनमें संधियां विस्तृत हो जाती हैं और जिससे चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो ये वनस्पति का दूसरा प्रभाव था कि हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि वनस्पति जो है वो अपक्षय को रोकती है, बल्कि वनस्पतियां जो है वो अपक्षय के लिए सहायक भी होती हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।